जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के 2024 से लेकर के 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लघु उत्तरी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और साथ ही बता दें, हमने अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी की क्लास अलग से करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमने करवा दिया है। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको डीएलएड, बीटीसी और बीएड तथा किसी भी वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो ये दोस्तों आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन आया था कि संस्कृत विधियाँ लिखिए। तो आपको शिक्षण में संस्कृत की विधियाँ लिखना है। कहने का मतलब संस्कृत शिक्षण में विधियाँ लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत शिक्षण में विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली आपकी बढ़ेगी व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसमें लिखेंगे कि यह विधि संस्कृत शिक्षण की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को रटने और उनका अनुवाद करके भाषा सीखने पर ध्यान दिया जाता है इस विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि इस विधि में भाषा सीखने वाले को सीधे संस्कृत में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं अन्य विधियों के बारे में। अगली जो विधि है आपकी कह रहा है कि संयुक्त विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि यह व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मिश्रण होती है संयुक्त विधि। इस विधि में व्याकरण के नियमों और शब्दों के अर्थों के साथ साथ भाषा बोलने और सुनने में अभ्यास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगली विधि की ओर। अगली जो विधि है वो है श्रावण भाषण विधि। तो इस विधि में भाषा सीखने के लिए श्रावण और भाषण पर केंद्रित होती है। इस विधि द्वारा छात्रों को भाषा सुनने और बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब पांचवी विधि को। तो पांचवी आपकी है प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में संस्कृत शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, भाषा सीखने वाले ऐप्स और इंटरैक्टिव वेबसाइटें शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगली विधि को। तो अगली विधि है आपकी खेल खेल में शिक्षण। तो इस विधि में छात्रों को खेलों के माध्यम से भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। और लास्ट है आपकी समूह कार्य विधि। तो इस विधि में छात्रों को समूह में काम करने और भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए, सभी की सभी विधियाँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है सस और पाठन के उद्देश्य बताइए। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था 2016 में लघु उत्तरी में कि सस और पाठन के उद्देश्य बताइए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी सस और पाठन के उद्देश्य। तो इस पे लिखेंगे कि सस और पाठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहली आपकी उद्देश्य क्या था इसका, पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। तो बता दें सस्वर पाठन में छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारावाह में पढ़ने के लिए मदद करती है। ये दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, उच्चारण और लय में सुधार करना। तो बता दें सस्वर पाठन में छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करने और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में मदद करता है। तीसरा इसका उद्देश्य है समझ और व्याख्या में सुधार करना। तो बता दें सस्वर पाठन छात्रों को पाठ के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। चौथा आपका इसका उद्देश्य है शब्दावली और व्याकरण में सुधार करना। तो बता दें सस्वर पाठन छात्रों को नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं को सीखने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा आपका इसका उद्देश्य है एकाग्रता और ध्यान में सुधार करना। तो इसमें क्या है कि सस्वर पाठन में छात्रों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
ठीक है, आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो इसके पर्याप्त हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में के संस्कृत में लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनको जो है संस्कृत में इनके नाम लिखना है, जैसे परवल, बैल, हाथी, कबूतर, मिर्च, केला, हंस, लाल। इन सभी के जो है आपको संस्कृत में नाम लिखना है। तो परवल का जो है संस्कृत शब्द हो जाएगा पटोला, और बैल को वृषभा, हाथी को गजा। ये जो है इनके हो गए संस्कृत में नाम। आइए अन्य के देख लेते हैं। कबूतर का जो है कपोता हो जाएगा, मिर्च का मारीचिका हो जाएगा, केला का जो है कदी फलम हो जाएगा, हंस का जो है मराला हो जाएगा, और लाल का जो है रक्ता हो जाएगा। तो ये जो है इनके संस्कृत में नाम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। दोस्तों, जब हम बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी की क्लास लिए थे तो वहाँ पर भी हमने आपको कहा था कि 1 से लेकर के 25 तक के आप संस्कृत में गिनती का जो है अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, कितने से? 1 से लेकर के 25 तक की, और 10 से लेकर के 50 तक का भी अभ्यास कर लीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50 का, और 1 से लेकर के 25 तक की गिनती का अभ्यास कर लीजिएगा। इतने में ही से आपका क्वेश्चंस फंस जाएगा गिनतियों से संबंधित। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा है 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। 11 को आप कहते हैं एकदशा, 12 को जो है द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को जो है पंचदशा, 16 को जो है षोडशा, 17 को जो है सप्तदशा, 18 को जो है अष्टदशा, 19 को जो है नवदशा या एकोविंशति। ये जो है बहुविकल्पी में बहुत पूछा गया है 19। ठीक है, और 20 को आप लिखेंगे विंशति। तो ये जो है आपका 11 से लेकर के 20 तक संस्कृत में जो है गिनती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपका श्लोक है तेजस्वी तेजो मई धिये वीरमसी वीर धेय मलमसी मलयम मरी धेय ओजस्वी बलम मई धेय। तो आपका ये श्लोक दिया हुआ है और आपका जो है इसका हिंदी में अर्थ पूछा है। तो आइए जान लेते हैं इस श्लोक का हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि तेजस्वी तेजोमय धिये। तो कहने का मतलब हे ईश्वर, तुम तेज रूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो। अगली लाइन है वीरमयी वीरमयी धेयी। तो मतलब तुम शक्ति स्वरूप हो, अतः मुझ में शक्ति स्थापित करो। अगला है बलमासी बलमयी धेयी। तो तुम जो है सामर्थ्यवान अर्थात बलवान हो, और मुझ पे भी सामर्थ्य अर्थात बल जो है स्थापित करो। और लास्ट है ओजसी बलम मई धेयी। तो मतलब तुम ओज के स्वरूप हो, और आप जो है मुझ पे भी ओज जो है स्थापित करें। तो ये जो है आपका इसका श्लोक का हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पट धातु का लट लकार का रूप लिखिए। तो आपसे पट धातु का लट लकार का रूप पूछा है। तो इसका जो है पट धातु का रूप हो जाएगा पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये जो है पठ धातु का लट लकार में रूप हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि दिए गए वाक्यों का आपको 4 वाक्य दिए हैं, इनका जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला आपका दिया है छात्र चला गया, दूसरा दिया है यह घर सुंदर है, तीसरा दिया है मैं चित्र को देखता हूँ, और लास्ट दिया है गुरु को नमस्कार है। इनके आपको वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहले का छात्र चला गया का इसका जो है संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा छात्र अचलति। दूसरा है यह घर सुंदर है, तो इसका हो जाएगा गृहम सुंदरम।
तीसरा है मैं चित्र को देखता हूँ, तो इसका बनेगा संस्कृत में अनुवाद अहम चित्रम पश्यामि। और लास्ट है गुरु को नमस्कार है, तो गुरुवे नमः, ये जो है इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन कह रहा है लिख धातु के लट लकार का रूप लिखिए। तो आपसे लिख धातु का लट लकार का रूप पूछा है, तो बता दें लिट धातु का लट लकार में रूप हो जाएगा लिखति, लिखता, लिखंति, लिखति, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। ये जो है लिख धातु का लट लकार में जो है आपका रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लघु उत्तरी क्वेश्चन है तो पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो श्लोक है विद्या विदयदनम धन मादाय शक्तिया परसेरा पड़ीनाय खलसिद्ध साध्यो विपरीत मद ज्ञानम दानम च रक्षया। तो आपको इस श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में विद्या, धन और शक्ति जहाँ एक खल अर्थात दुर्जन को जो है विवादी, अहंकारी और अत्याचारी मानते हैं, वहीं वे जो है एक साधु को जो है ज्ञानी, दानी और रक्षक मानते हैं। कहने का मतलब विद्या, धन और शक्ति को जहाँ पर जो है एक खल के विनाश के रूप में माना जाता है, वहीं पर जो है एक साधु जो व्यक्ति इसे जो है ज्ञानी, दानी और रक्षक जो है मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है शिक्षण अधिगम में श्रव्य उपकरण क्या है। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण अधिगम में जो है श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षण अधिगम में जो है श्रव्य उपकरण निम्नलिखित है। तो पहला आपका है श्रव्य उपकरण शिक्षण के माध्यम में रेडियो। तो इस पे आप अपनी भाषा में लिख दीजिएगा कि रेडियो का उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों को, संगीत और कहानियों को जो है प्रसारित करने के लिए किया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे कैसेट प्लेयर। तो इसका जो है कैसेट प्लेयर का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने के लिए किया जाता है। इससे व्याख्यान भाषा पाठ और ऑडियो बुक चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का प्रयोग भी अन्य उपकरणों की तरह ही किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया हुआ संगीत, व्याख्यान जो है इसमें सुनाया जाता है। ठीक है, ये आपका शिक्षण अधिगम श्रव्य उपकरण है। और अगला जो है उपकरण आपका है पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट में क्या होता है कि पॉडकास्ट डिजिटल ऑडियो फाइल है जिन्हें इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। और लास्ट है आपका ऑडियो बुक। तो इसमें क्या होता है ये उपकरण में कि ऑडियो बुक किसी व्यक्ति या छात्र को जो है किताब का पढ़ने के बजाय किताब के पाठ का जो है रिकॉर्डिंग सुनाने की अनुमति देता है। कौन? ऑडियो बुक। इनका उपयोग कहानियाँ, उपन्यास तथा कथा, साहित्य आदि जो है शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 12 से 15 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो आपसे 12 से 15 तक पूछा है। अब देख ले रहे होंगे कि बार बार क्वेश्चंस गिनतियों से संबंधित रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि 1 से लेकर के 25 तक आप संस्कृत में गिनतियों का जो है अभ्यास कर लीजिएगा। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में भी बताए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमने जो है 11 से 20 तक आपको दिखा दिए रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि पीछे वाले में इसको हम बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखना है। तो कौवा, आम, तोता, केला, घर, इनके जो है आपको संस्कृत में नाम लिखना है। तो कौवा का काका हो जाएगा, आम का आमरम हो जाएगा, तोता का सुग्गा हो जाएगा, केला का कदीफलम हो जाएगा, ग्रह का ग्रहम हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इन शब्दों का संस्कृत नाम हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपसे पूछा है कि करण कारण में कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो बता दें करण कारण पहले क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो इसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारण कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा प्रयोग होता है, यानी कि इसमें विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, से और कौन सा, के द्वारा प्रयोग किया जाता है। करण कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। इसका सूत्र जो है साध कतम कर्णम कर्तकर्णम योतष्टि तृतीया, ये जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको मत लिख लीजिएगा, ये फालतू चीज़ें टाइप की गई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपसे कुछ वाक्य दिए हैं, इनके जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे मोहन पैर से लंगड़ाता है, वह गांव जाता है, गणेश को नमस्कार है, राम फल खाता है। तो इन वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो मोहन पैर से लंगड़ाता है का हो जाएगा मोहना पदेन कंजा अस्ति। दूसरे वाले का हो जाएगा गांव, वह गांव जाता है, तो इसका हो जाएगा सा ग्रामम गच्छति। तीसरा है गणेश को नमस्कार है, तो गणेशा नमः। और चौथा है राम फल खाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा रामा फलम खादति। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन कह रहा है गम धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो आपसे गम धातु का लिट लकार का रूप पूछा है। तो आपके गम धातु का लिट लकार का रूप हो जाएगा गमस्यति, गमस्यता, गमस्यन्ति, गमसि, गमथा, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यामः और गमिष्यामः। ठीक है, ये इसका जो है गम धातु का लिट लकार का रूप हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका श्लोक है पृथ्वीयानां त्राणि रत्नानि जलमंत्रम शुभास्तानम मूढ़े पखासम खंडेषु रत्न संज्ञा विहते। तो इसका आपको संस्कृत का श्लोक है, इसको हिंदी अर्थ में इसका करना है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, यही जो है पृथ्वी पर 3 जो है रत्न हैं। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। ये जो है श्लोक का सही हिंदी अर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत में सस्वर पाठन की क्या उपयोगिता है। तो अभी पीछे वाले यानी कि 2016 के क्वेश्चन पेपर में हमने बताया था कि संस्कृत में सस्वर पाठन की उपयोगिता क्या होती है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी सस्वर पाठन की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहली आपकी पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। तो सस्वर पाठन में छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारा प्रवाह में पढ़ने में मदद करती है। दूसरा आपका है उच्चारण और लय में सुधार। तो इसमें क्या होता है, सस्वर पाठन छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करने और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में मदद करती है। तीसरा आपका इसकी उपयोगिता में बनेगा पॉइंट समझ और व्याख्या में सुधार करना। तो सस्वर पाठन छात्रों को जो है पाठ के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। चौथा बनेगा कि शब्दावली और व्याकरण में सुधार करना। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी, तो इस पे लिखेंगे कि सस्वर पाठन छात्रों को जो है नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं को जो है सीखने और उनको उपयोग करने में जो है मदद करती है। पांचवा आप इसमें पॉइंट लिख देंगे एकाग्रता और ध्यान में सुधार। तो सस्वर पाठन छात्रों को जो है एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में जो है मदद करता है। केवल 5 पॉइंट आप लिखिएगा, बहुत बड़ा
भी मत लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप हेडिंग डाल के 5 पॉइंट इसकी उपयोगिता में लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो फिर से आपका गिनतियों से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप 1 से लेकर के 25 तक, अगर 25 तक नहीं कर पा रहे हैं तो 1 से लेकर के 20 तक का जो है आप गिनतियों का संस्कृत में अभ्यास कर लीजिएगा। 100% है कि आएगा। जो है आपका अति लघुत्तरी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और लघुत्तरी में भी पूछता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 1 से लेकर के 20 तक की गिनतियों को हमने अभ्यास करवा दिया है, यानी 11 से लेकर के 20 तक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो क्वेश्चंस दोस्तों नए क्वेश्चंस मिलेंगे केवल उन्हीं को इस क्लास में कवर करेंगे। फालतू के बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करके हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपसे पूछा है कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता, गिलहरी, इन शब्दों का जो है संस्कृत में नाम पूछा है। तो कबूतर का जो है कपोता हो जाएगा, परवल का पटोला हो जाएगा, जामुन का जम्मू फलम हो जाएगा, कटहल का पनसा हो जाएगा, तोता का सुग्गा हो जाएगा और गिलहरी का चितक्रोड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। और ये हम गारंटी लेते हैं कि आपका जो है 2016 से लेकर के 2024 तक का अगर इस क्लास को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो 100% है कि आपका एक भी लघु उत्तरी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके डीएलएड के एग्जाम में 60 से 70% जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अपादान कारक का पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी अपादान कारक। तो बता दें, जिस वस्तु से किसी का पृथक होना पाया जाता है अर्थात उससे अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। कहने का मतलब अपादान कारक का प्रयोग अलगाव के अर्थ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति में? पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है और इसका जो है विराम अर्थात विभक्ति चिन्ह से अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? से अलग इसका विभक्ति चिन्ह होता है। उदाहरण के तौर पे देखें कि वृक्षात् पत्राणि पत्यन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों आप इसका उदाहरण संस्कृत में ही लिखिएगा, ना कि हिंदी में। ठीक है, आपके डीएलएड में जो है जो बैक लगता है वो इसी कारण से लगता है कि आपका संस्कृत का पेपर है। अब बच्चे उदाहरण किसे हिंदी में लिख करके चले जाते हैं तो एग्जामिनर इन छोटी छोटी गलतियों को बहुत बारीकी से चेक करता है, इसीलिए अधिकतर बच्चों का बैक लग जाता है इन छोटी छोटी गलतियों से। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप बहुत ध्यान से में रख के काम कीजिएगा। अगला इसका उदाहरण है महेश आसनात् उठति। कहने का मतलब महेश जो है बिस्तर से उठता है या आसन से उठता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आसन से महेश क्या हो रहा है? अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पर है गंगा हिमालयात् प्रभवति, तो गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्या हो रहा है कि गंगा जो है हिमालय को छोड़ करके बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर अलगाव का अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपके 4 वाक्य दिए हैं और इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसमें से पहला है तुम सब कहाँ जाते हो, दूसरा है राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तीसरा है सूर्य को नमस्कार है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसका जो है उदाहरण हमने बताया भी है, अलगाव के अर्थ में, अपादान कारक में। तो दोस्तों इसका पहले वाले का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तुम सब कहाँ जाते हो, तो युवम कुत्रम गच्छथ। दूसरा है राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तो इसका बनेगा रामेण सह लक्ष्मणा अपि वनम अगच्छत। और तीसरा है सूर्य को नमस्कार है, तो सूर्य नमः।
और चौथा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पत्यंती। ये जो है इनके वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इस पे पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत शिक्षण में जो है नवीन विधियां कौन कौन सी हैं, उनका उल्लेख करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत शिक्षण में नवीन विधियां। तो बता दें, मैकाले पद्धति से शिक्षण में उपयुक्त विधि ही नवीन विधि कहलाती है। कहने का मतलब मैकाले काल के समय में जो पद्धति अपनाई गई थी शिक्षण के लिए, वो जो है नवीन विधि मानी जाती है। और संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां निम्नलिखित हैं। तो पहली आपकी हेडिंग पड़ेगी पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है दोस्तों, तो पहली कौन सी विधि है? पाठ्य पुस्तक विधि। तो इस पे लिखेंगे, भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जो है वेस्ट महोदय पाठ्य पुस्तक विधि के जो है जनक थे, अर्थात समर्थक थे। इनके अनुसार जो है निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा में छात्रों के स्तर के जो है अनुकूल होती है, उन पाठों को जो है मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इसके पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों का जो है स्वयं ही अध्ययन करके सरल संस्कृत ज्ञान प्राप्त करना है। संपूर्ण अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक होती है। ठीक है, तो यानी कि संपूर्ण सिलेबस और अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक इस पे होती है। दूसरी आपकी है प्रत्यक्ष विधि। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसकी अगली विधि प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि इस विधि को निर्बोध विधि या सुगम विधि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी भाषा में इस विधि का प्रयोग किया गया था। और प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जिस भाषा का अध्ययन किया जा रहा है वह उसी भाषा में हो। ठीक है, जैसे संस्कृत का संस्कृत माध्यम में तथा अंग्रेजी का अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। ठीक है, भाषा कौशल किस में होना चाहिए? अगर संस्कृत भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो संस्कृत में ही होना चाहिए। अगर अंग्रेजी का कर रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। अगर हिंदी का कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में होना चाहिए। अगली इसकी विधि है विश्लेषण विधि। तो आइए जान लेते हैं विश्लेषण विधि क्या है। आपकी हेडिंग पड़ेगी विश्लेषण विधि। तो बता दें, इस विधि में जो है पूर्व से अंश की ओर जो है सूत्र का अनुसरण किया जाता है। इसमें पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण एवं कथा शिक्षण के लिए ये अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, कौन सी विधि? विश्लेषण विधि व्याकरण और कथा शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब जान लेते हैं चौथी विधि के बारे में। तो चौथी विधि इसकी जो है हर्बडीज पंचपदी। ये क्या होती है? तो इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन हर्बर्ट महोदय ने किया था। और हर्बर्ट महोदय ने इसके 5 सोपान बताए थे। कौन कौन से? पहला आपका प्रस्तावना। तो यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। प्रश्नों द्वारा छात्रों को जो है मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। दूसरा जो है हर्बर्ट महोदय ने बताया था प्रदर्शन। तो इस सोपान के अंतर्गत नवीन पाठ का आरंभ जो है किया जाता है। तीसरा जो है हर्बर्ट साहब ने बताया था कि तुलना। तो यदि छात्रों में जो है जिस स्थान में कठिनाइता अनुभव हो तो उनके निवारण के लिए समान भाव एवं विषय से युक्त उदाहरण तरस श्रोताकरण या सार कथन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगला जो है इसका सोपान हर्बर्ट ने बताया था सामान्यीकरण। तो इस सोपान में जो है छात्र पाठ से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और लास्ट है जो है इसका प्रयोग। तो पाठ अध्ययन के उपरांत जो है नव अर्जित ज्ञान के प्रयोग के जो है लिए शिक्षण की सफलता के अभ्यास कार्य करवाया जाता है। ठीक है, और पांचवी इसकी जो विधि है लास्ट मूल्यांकन विधि। तो किसी भी कार्य को करने के बाद मूल्यांकन जरूरी होता है। तो वही आपका पांचवी विधि मूल्यांकन विधि है। तो यह विधि हर्बडीज पंचपदी विधि का जो है विकसित रूप है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा में जो है आयोजित क्रियाकलापों का आयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है वृद्धि संधि का
परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो आपसे वृद्धि संधि का परिभाषा और उदाहरण पूछा है। तो आइए आपकी हेडिंग पड़ेगी वृद्धि संधि। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब आ या आ के बाद ए या आई के आय हो तो ओ या औ का जो है आय हो जाए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें, सदा धन एव सदैव, ना धन एवं नवेम, धन प्लस ऐष्णा तो धनेष्णा, जल धन औधा तो जलौध हो जाएगा। तो ये जो है वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है दृश्य धातु के लट लकार के रूप लिखिए, तीनों पुरुष तीनों वचनों में। तो आपसे दृश्य धातु के लट लकार में रूप तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आपका दृश्य धातु के लट लकार का रूप है। तो इसका हो जाएगा दृश्य मतलब देखना, तो पश्यति, पश्यथा, पश्यन्ति, पश्यसि, पस्था, पश्यथ, पश्यतिमि, पश्यावा, पश्यामा। ये इसका जो है दृश्य धातु का लट लकार का रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का भी जो आए तो इसमें ती वाला लिखेंगे, इसमें था वाला, इसमें मतलब द्विवचन में सभी में लास्ट में अन्य की मात्रा लगाना है, याद रखिएगा। और जो है तो इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका याद रखिएगा कि दूसरे वाले में सभी में अन्य की मात्रा लगाना है, किसी का भी पूछे। ठीक है दोस्तों, और प्रथमा वाले में छोटी ही आएगा, मतलब एक वचन वाले में सभी में क्या आएगा, छोटी की मात्रा आएगी। और जो है तीसरा वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने बता दिया ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखना है। तो आपको शब्द दिए हैं मकड़ी, अनार, दुपट्टा, लोमड़ी। इनके जो है आपको संस्कृत में नाम लिखना है। तो पहला है मकड़ी। तो मकड़ी को जो है लूता कहते हैं, अनार को दाडिमम कहते हैं, दुपट्टा का जो है उत्तरीयम कहते हैं, लोमड़ी को जो है लोमसा कहते हैं। तो ये जो है इनके संस्कृत में नाम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा दें एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपसे बहुब्रीहि समास का जो है परिभाषा और उदाहरण पूछा है। तो आपका हेडिंग पड़ेगी बहुब्रीहि समास। तो बता दें इसका सूत्र होता है बहुब्रीहि समास का संस्कृत में अन्य पदार्थ प्रयो बहुब्रीहि, इसका ये सूत्र होता है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो जिस समास में समासिक पदों में भिन्न किसी अन्य पद का जो है अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात किसी अन्य को जो है ये समास संबोधित करता है, उसका समस्त पद किसी अन्य के बारे में बताता है, तो उस समास को जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, पीताम्बरम। तो पीताम्बर अंबर, यश सा मतलब जिसका, पीताम्बर जो है अस्य है अर्थात भगवान श्री कृष्ण। नीलकंठा तो नीला कंठा, यश साह मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। अगला है चंद्रशेखरा। तो चंद्रशेखरे यश सा जिसका चंद्र के समान जो है शेखर है, तो भगवान शिव। ठीक है, तो ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। कहने का मतलब इसमें किसी अदर अन्य के बारे में बताता है, इसका विग्रह कुछ और होता है लेकिन ये संबोधित किसी और को करता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखें। तो श्लोक है प्रियम वाक्यम प्रदेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो ये आपका श्लोक है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इस श्लोक का हिंदी में अर्थ हो जाएगा प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वाणी हमारे अधीन है और इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता।
तो प्रिवचन बोलने में दरिद्रता कैसी, ये इसका सही श्लोक का अर्थ हो जाएगा हिंदी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला है अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको 4 वाक्य दिए हैं और इनका जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है। दूसरा है ब्राह्मण वह ब्राह्मण को दान देता है। तीसरा है हम दोनों भोजन करते हैं। और लास्ट है कल हम सब विद्यालय जाएंगे। तो इन शब्दों का वाक्यों का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहले का विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है, तो इसका हो जाएगा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। दूसरा है वह ब्राह्मण को दान देता है, तो इसका बनेगा सा विप्राय दानम दद्यन्ति। तीसरा है हम दोनों भोजन करते हैं, तो इसका हो जाएगा आवाम भोजनम कुर्वे। और लास्ट है कि कल हम सब विद्यालय जाएंगे, तो इसका जो है संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा स्व वयम विद्यालयम गस्यामा। तो इस प्रकार से इसका जो है संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा दिए गए वाक्यों का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, जिसका आपका पहला लघुत्तरी क्वेश्चन है क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो क्री धातु का आपको लिट लकार का रूप लिखना है। तो क्री का मतलब होता है करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करस्य, करिष्यथ, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामा। ये जो है क्री धातु का लट लकार का रूप हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11 से 20 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो ये जो है क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें आपका ये क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है। तो आप सभी को जो है 11 से 20 तक की गिनती अच्छे से आ रही होगी, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने कई बार इसको करवा दिया है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपसे श्लोक का हिंदी में अर्थ पूछा है। तो कह रहा है कि प्रिवाक्य पदेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वा तस्मात् तदेव वाक्यम वचनेन दरिद्रता। तो इस जो है श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि प्रिवाक्येन पदेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वा। तो कहने का मतलब प्रिवाक्य बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। अगला है फिर है प्रिवाक्येन तत्सम तदेव वाक्यम वचनेन दरिद्रता। इसलिए सदैव प्रिवचन ही बोलना चाहिए। वाणी हमारे अधीन है और इसका जो है कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। तो प्रिवचन बोलने में दरिद्रता फिर कैसी, ये आपका इस श्लोक का हिंदी अर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर जो है आपको बताना है। तो एक तरफ आपका उपसर्ग होगा, दूसरी तरफ आपका प्रत्यय होगा। तो बता दें उपसर्ग जो है सृज धातु का जो है घ्या प्रत्यय जोड़ करके उपसर्ग शब्द का निर्माण किया गया है, और प्रति उपसर्ग जो है में आय धातु को जोड़ करके प्रत्यय शब्द का निर्माण किया गया है, ठीक है। और अगला इसका अंतर बनेगा कि उपसर्ग शब्द के आरंभ अर्थात पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, कहने का मतलब बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग में आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो है क्या करते हैं कि प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द से मिलता जुलता रहता है। चौथा इस पे आप पॉइंट लिखेंगे कि जो है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। और प्रत्यय की अगर बात करें तो संस्कृत में प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं है, कहने का मतलब संस्कृत भाषा में प्रत्यय की संख्या कोई निश्चित नहीं है। इसके एक एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गम
में जो है अनुप्रत्यय लगा करके अनुगच्छति हो जाएगा, और ची शब्द में उपसर्ग लगा करके सच्चोनोति हो जाएगा, और चर शब्द में उप प्रत्यय लगा करके उपचरति कर दिया जाएगा। उदाहरण आप बार बार हम कह रहे हैं, संस्कृत के पेपर में संस्कृत में ही उदाहरण दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अब प्रत्यय की बात करें तो दा शब्द में यत प्रत्यय जोड़ करके देयम शब्द बनाएगा, और गम शब्द में कित्यंती जो है प्रत्यय जोड़ करके गति बन जाएगा, और अर्च शब्द में लुट प्रत्यय जोड़ करके अर्चनम हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? अर्चनम। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को 100 उदाहरण समझाइए। तो ये क्वेश्चंस भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है 2016 से लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है शिक्षण अधिगम में श्रव्य और दृश्य उपकरणों को जो है उदाहरण सहित आपको बताना है। तो पहला आपका है चित्र और फोटो। तो बता दें, प्राचीन भारत संस्कृत साहित्य और संस्कृत से संबंधित चित्र और फोटो छात्रों को जो है भाषा और संस्कृत से जोड़ने का मदद करती है। अगले पॉइंटों की अब बात करते हैं इसके। अगला है श्यामपट्ट। तो बता दें, श्यामपट्ट में जो है क्या होता है कि श्यामपट्ट जो है शिक्षक का अभिन्न मित्र होता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला शिक्षक भी इसका प्रयोग करता है, मतलब कम से कम आर्थिक स्थिति वाला भी, जिसके पास अधिक धन नहीं होता है, वो शिक्षक भी इस श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। अगला है तीसरा लपेट श्यामपट्ट। तो इसका उपयोग जो है चित्र, उद्धरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जाता है। इसे कक्षा के अतिरिक्त श्रम एक समय की बचत होती है। कहने का मतलब लपेट जो फोल्डिंग वाला आपका पेपर वाला व्हाइट बोर्ड आता है उसकी बात किया है। अगला है चार्ट। तो किसी काव्य की प्रस्तावना या व्याकरणिक नियमों को जो है स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी और प्रभावकारी होता है। अगला है इसका पॉइंट एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है? तो संस्कृत व्याकरण और शब्दावली को समझने के लिए एनिमेशन एक आकर्षक माध्यम है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यण संधि की सूत्र के माध्यम से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपसे यण संधि का उदाहरण सहित व्याख्या जो है करनी है। तो इसका सूत्र होता है, यण संधि का आपका हेडिंग पड़ेगी यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणति। इसका सूत्र होता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इक प्रत्यय अर्थात छोटी, छोटा ऊ, छोटी ऋषि और छोटी ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर यण प्रत्यय अर्थात या रा लावा हो जाता है। कोई भी छोटा ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली के बाद कोई जो है असमान स्वर आ जाता है तो जो है छोटी ई जो है या में, छोटा ऊ रा में और ऋषि ला में और ली जो है वा में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण इसके देख लेते हैं। केवल आप 2 से 3 उदाहरण लिखिएगा लघुत्तरी में। तो पहला अभि उदय, तो अभ्युदय हो जाएगा। प्रति एकम, प्रत्येकम हो जाएगा। और सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा। अनुवेषणम, तो अनुवेषणम हो जाएगा, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृज्ञा हो जाएगा। तो ये 4-5 उदाहरण आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संस्कृत में कारक कितने होते हैं, नाम सहित लिखिए। तो आपसे संस्कृत में कारक पूछा है, इनके नाम भी आपको लिखना है। तो बता दें, संस्कृत भाषा में टोटल जो है 6 कारक होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं और किताबी परिभाषा इसकी देख लेते हैं, क्या किताब की भाषा कहती है। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। नोट डाउन करिएगा कितने होती है संस्कृत में कारकों की संख्या? 6 होती है। जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। याद रखिएगा, संस्कृत में 6 और हिंदी में 8।
उदाहरण के तौर पे देखें, बालका पठति यानी कि लड़का पढ़ता है। अब जान लेते हैं कारक के भेद, अर्थात संस्कृत में जो 6 कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे। ये जो है 8 प्रकार के हिंदी में जो है आपके कारक होते हैं, जबकि इसमें जो है 6 ही कारक हैं, यानी कि यहाँ पर संबंध कारक नहीं होता है। इसमें संस्कृत भाषा में षष्ठी वाला नहीं होता है, अधिकरण तक आप लिखिएगा संबंध को छोड़ करके, ये वाला नहीं होता है संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही जो है संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है प्रत्याहार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपसे पूछा है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रत्याहार। इस पे लिखेंगे कि प्रत्याहार का शब्द का अर्थ जो है संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिनकी सहायता से कम शब्दों को अधिकतम बात कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है, उन्हें जो है प्रत्याहार कहते हैं। और संस्कृत भाषा में जो है कुल जो है टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कितने प्रत्याहार होते हैं। इसमें जो है टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो आ ई उ सूत्र का प्रत्याहार, अण ऋलिक का प्रत्याहार, अक इक उक ए ओंग, ये सभी के सभी प्रत्याहार होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पठ धातु का लट लकार के सभी पुरुषों व सभी वचनों के रूप लिखिए। तो आपसे पठ धातु का सभी वचनों और सभी पुरुषों में जो है रूप लिखना है। तो इसका पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये जो है पठ धातु का लट लकार में जो है रूप हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित शब्दों के संस्कृत में लिखिए। तो आपको कटहल, कबूतर, नारियल, अंगूर, इन शब्दों का जो है संस्कृत में जो है नाम लिखना है। तो कटहल का कई बार रिपीट हुआ है। कटहल का हो जाएगा पनसनम, कबूतर का कपोता हो जाएगा, नारियल का नारिकेलम हो जाएगा और अंगूर का द्रक्षा फलम या द्रक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से संस्कृत शिक्षण में सस्वर पाठन की उपयोगिता लिखिए। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने जो है 2016 से लेकर के जो ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ है कि जिसमें आपका ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो, और सभी क्वेश्चन पेपर में हमने बताया है। तो यहाँ पर इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते। लेकिन याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्लास को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा तो आपको सारे जो है क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कर्मवाच्य का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो आपसे कर्मवाच्य का 2 उदाहरण पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी दोस्तों कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें बालकेन पुस्तकम पठेते, और अगला एक उदाहरण है मया पत्रम लिखते। ये जो है सभी क्या है कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपसे दिए गए वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला आपका वाक्य है
विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, और दूसरा दिया है प्रयागराज में गंगा जमुना का संगम है। इन दोनों वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा विद्यालयम परिता वृक्षा अस्ति। दूसरा है प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा प्रयागराजे गंगा यमुनयो संगमा अस्ति। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। तो आपको परोपकार के विषय में संस्कृत में 2 पंक्तियां लिखनी है। तो पहली आपकी हो जाएगी परेषां पराक्रम परोपकारा भवन्ति, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि सत्यम पुरुषा सदैव परेश परोपकारम कुर्वन्ति। कहने का मतलब पुरुषार्थ व्यक्ति अर्थात सत्य पुरुष जो है हमेशा परोपकार करते हैं। यही जो है परोपकार के ऊपर 2 पंक्तियां हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, उसके यानी कि 2024 के क्वेश्चन पेपर के लघुत्तरी क्वेश्चनों को कवर करते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि इसका पहला लघुत्तरी क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि संस्कृत भाषा के कारक कितने होते हैं, सभी के नाम भी लिखिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं, सभी के आपको नाम लिखना है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी हमने करवाया है कि संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के जो है कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। परंतु हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। इसमें जो है कौन कौन सा होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यही जो है 6 प्रकार के संस्कृत में जो है क्या होते हैं? कारक होते हैं। और संबंध और संबोधन को जो है कारक में नहीं गिना जाता है संस्कृत भाषा में। ठीक है, अभी पीछे भी हमने बताया था, क्योंकि कहा गया है कि क्रियंत्यम कारकम, यानी कि जहाँ क्रिया हो वहाँ उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी के 8 कारक कौन कौन से हैं। हिंदी के 8 कारक आप इनको भी उसमें जो है दर्शा दीजिएगा। ठीक है, कि लेकिन हिंदी में जो है 8 कारक होते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के रे रारी रे, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे हो अरे। ये जो है आपके हिंदी के कारक हैं 8 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत भाषा में सुंदर लेख विकास के उपाय तथा विधियां लिखिए। तो आपसे संस्कृत भाषा में सुंदर लेख के विकास और उसकी विधियां तथा उपाय के बारे में लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि संस्कृत भाषा में सुंदर लेख विकास के उपाय एवं विधियां निम्नलिखित हैं। तो पहला आपका इसमें पॉइंट बनेगा कि जो है संस्कृत शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का इस्तेमाल किया जाता है या करना चाहिए। दूसरा है देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, इससे संस्कृत के उच्चारण का बारीकी से जो है अनुसरण किया जा सकता है। कहने का मतलब देवनागरी लिपि का प्रयोग करने से संस्कृत भाषा के उच्चारण को बहुत ही बारीकी तौर से इसका अनुसरण किया जा सकता है। तीसरा आप इस पे लिखेंगे कि छात्रों को संस्कृत के नीति वचन, नीतिक शास्त्र और नीति श्लोक वैराग्य का अर्थ सहित कंठस्थ करने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। चौथा है कक्षागत गतिविधियां कराना चाहिए, समय समय पर कक्षाओं में गतिविधियां भी संस्कृत भाषा में करवानी चाहिए। और पांचवा जो है आपका बनेगा कि छात्रों को आपस में संस्कृत भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसकी विधियां हो जाएंगी। अब आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से श्रुत लेख किसे कहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, श्रुत लेख किसे कहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी श्रुत लेख। तो बता दें श्रुत लेख का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उन्हें जो है लिखना श्रुत लेख कहलाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के मुख से बोले गए शब्दों को लिखना श्रुत लेख कहलाता है। अब इसके उद्देश्य जान लेते हैं।
तो पहला आपका पॉइंट बनेगा, श्रुतलेख का इस्तेमाल वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। दूसरा आप इस पे लिख सकते हैं कि श्रुतलेख से बच्चों की भाषा की शुद्धता का विकास होता है। तीसरा लिख सकते हैं कि श्रुतलेख का इस्तेमाल संगीत, मीडिया, व्यवसाय और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। पेडालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। जैसा कि आपको जो है 4 वाक्य दिए हैं। पहला आपका कह रहा है कि मोहन सोहन के साथ गांव जाता है। दूसरा है तुम पुस्तक पढ़ते हो। तीसरा है गणेश को नमस्कार है। चौथा है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इन 4 वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों इनका एक एक करके संस्कृत में अनुवाद। तो पहले वाले का मोहन सोहन के साथ गांव जाता है का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, मोहना सोहनेन सह ग्रामं गच्छति। ये पहले वाले का हो जाएगा। दूसरा वाला था तुम पुस्तक पढ़ते हो, इसका हो जाएगा त्वयं पुस्तकम पठसि। और अगला था गणेश को नमस्कार है, तो गणेशाय नमः। ये जो है अगला था गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति। ये जो है इन चारों वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर जो है इस बार बहुत कठिन आया था। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनसे पूछ लीजिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर जो है काफ़ी टफ आया था इस बार। एक ही प्रश्न में जो है कम से कम 3 क्वेश्चंस पूछा था। एक ही प्रश्न के साथ 3-3 प्रश्नों को ऐड करके पूछा था। ठीक है, तो लिखने की स्पीड थोड़ा तेज रखिएगा, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है आप लोगों का भी थोड़ा से इसी प्रकार आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्रियों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में जो है जो प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियां होती है उनके नाम लिखना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप डरवा रहे हैं। दोस्त, हम डरवा नहीं रहे हैं, हम चीज़ों को जो है बता रहे हैं कि आप पहले से उस चीज़ की तैयारी करके जाएं, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे अर्जित कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम आपको डरवा रहे हैं, हम आपको चीज़ें यानी जानकारी बता रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्रियों के नाम लिखिए। तो बता दें, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्रियों के नाम निम्नलिखित हैं। दृश्य संगठन शामिल हैं, इसमें कहने का मतलब कंप्यूटर भी शामिल रहता है। इनका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में जो है इनका प्रयोग किसके लिए, इनको अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से इनके साधन हो सकते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका श्रव्य सामग्री और दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा जो है अप्रक्षेपित सामग्री। यही जो है 3 प्रकार की सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, शिक्षण कार्य में। तो बता दें, इन सभी के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल शिक्षक जो है अर्थपूर्ण अधिगम की सुविधा प्रदान करने के लिए करता है। कहने का मतलब इन सभी का जो है तीनों का विधियों का प्रयोग करके, इन तीनों सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षक जो है सीखने की प्रक्रिया अर्थात अधिगम की सुविधा को अत्यधिक प्रभावपूर्ण से जो है छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक कंठस्थ श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपको कोई एक जो है, जो आपको कोई भी श्लोक याद हो और उसका जो है आपको संस्कृत में लिखना भी है और उसका अर्थ भी आपको लिखना है। तो आप इतने कक्षा 6 से लेकर के 12 तक में बहुत से आप संस्कृत श्लोक पढ़े होंगे, उनमें से कोई भी आप संस्कृत श्लोक 2 लाइन का लिख करके उसका हिंदी में अर्थ भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमने जो है जो श्लोक लिया है वो है, सरस्वती नवत्यभम वरे करुणा
पाणि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्ध भरतेषु में सदा। कहने का मतलब है कामना पूर्ण करने वाली सरस्वती माता आपको नमस्कार है। मैं आपकी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में जो है सिद्धि प्राप्त करें। ये जो है इस संस्कृत श्लोक का सही अर्थ है। इसी प्रकार आपको कोई भी संस्कृत श्लोक याद हो उसको 2 लाइन का लिख करके उसका हिंदी में आपको अर्थ लिखना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपको एक श्लोक दिया है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, जो कि श्लोक है प्रत्यभ्यम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम शुभास्तानम मूढ़े पाषाण खड़ेषु रत्न संज्ञा विधायते। इस जो है श्लोक का आपको संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहते हैं। ये जो है श्लोक का सही अर्थ हो जाएगा और ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है श्लोक। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले ही बताया था कि आपके डीएलएड के जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 60 से लेकर के 70% जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहते हैं। तो दोस्तों हमने आपके साथ जो है 2016 से लेकर के 2024 तक के संस्कृत सब्जेक्ट के जितने भी लघुत्तरी क्वेश्चन थे सभी के सभी हमने आपके साथ कवर किया और साथ ही हमने अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी की एक साथ पूरी जो है 2016 से 24 तक की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपकी डीएलएड 3rd सेमेस्टर के नाम से बनी हुई है। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले सेमेस्टर के लिए आपको हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े। और हमारे चैनल में डीएलएड, बीटीसी, बीएड और सभी वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।